क्लास 11 फिजिक्स लेसन 1 पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी प्रकाश की क्या होता है। मैं सुनील सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 11th क्लास के अंतर्गत फिजिक्स का लेसन 1 भौतिक जगत का पार्ट 2। पहले आज हम लोग देख लें कौन कौन सी टॉपिक इस मैच को आपको पढ़ना है। टॉपिक पहला टॉपिक होगा, कल हिस्ट्री विज्ञान पढ़े तो उसी में आपसे कोई पूछता है कि यांत्रिकी क्या होता है। यांत्रिकी इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। सेकंड आपका है उष्मागतिकी। इसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा आपका होता है प्रकाशिकी। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा दोलन तथा तरंगे। दोलन के अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। और तरंगे को रूप से जानते ही हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स। और 5 नंबर हम लोग देखेंगे वैद्युत गतिकी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 6 नंबर आज का जो टॉपिक होगा कि भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या देगा। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन का अध्ययन करते हैं। 7 नंबर जो टॉपिक रहेगा कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी। इसके पहले ये 6 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखो आज का जो हम लोग पढ़ाई है, पहला यांत्रिकी जानेंगे क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। उष्मागतिकी देखेंगे हम लोग, फिर प्रकाशिकी देखेंगे, दोलन तथा तरंगे जानेंगे, वैद्युत गतिकी जानेंगे, भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के बारे में जानेंगे। तब कुछ आपकी किताब में लिखा गया है टॉपिक, उसको हम लोग याद करके जाएंगे। ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, यांत्रिकी क्या होता है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि आप यांत्रिकी के बारे में क्या जानते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि यांत्रिकी किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा कि विज्ञान की, माने आप कह सकते यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम उसका अध्ययन किया जाता है। रॉकेट कैसे उड़ता है, द्रव्यमान, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल आघूर्ण इत्यादि भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलो कह सकते हैं कि यांत्रिकी के अंतर्गत द्रव्य के नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में अध्ययन किया जाता है। सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। यांत्रिकी जो होता है कि आगे अध्ययन करते हैं, तो द्रव्य का जो नियम होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। कुछ और बात लिख देना, इसमें बल आघूर्ण, कार्य, ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया था।
कभी आप इसको भूलिएगा मत। हम बल जो पढ़ते हैं, बल किसके नियम के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे सर यांत्रिकी के नियम के अंतर्गत आता है, यांत्रिकी के। तो समझे ना, माने यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा बल हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वही यांत्रिकी के अंतर्गत होता है। ऊर्जा अध्ययन करिए, कार्य अध्ययन करिए, बल आघूर्ण अध्ययन करिए, तमाम प्रकार के जितने भी नियम आप भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, चाहे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम हो, चाहे जड़त्व का नियम हो, सब आपके यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। आ जाओ दूसरा, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अच्छा, नाम से पता चल रहा है ना कि ऊष्मागतिकी के बारे में आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा के प्रवाह के बारे में, कैसे ऊष्मा, दो वस्तु अगर एक पास रखे गए हैं, एक का ताप अधिक है, एक का ताप कम है, तो अधिक ताप से ऊष्मा कैसे कम ताप वाले वस्तु को जाती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन। इसके अंतर्गत ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब नाम है ऊष्मागतिकी तो आप जरूर कहेंगे कि इसके द्वारा ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें ऊष्मा प्रवाह कैसे होता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है, और ऊष्मागतिकी के नियम क्या होते हैं इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप जानेंगे ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। उन सभी नियमों के अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो 3 नियम होते हैं उन सब का अध्ययन हम लोग इसी के अंतर्गत करते हैं। समझे ना, जब नाम है ऊष्मागतिकी तो आप जरूर कहिएगा ऊष्मागतिकी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा के बारे में, कैसे ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगर हम लोग 2 वस्तु एक पास रखते हैं, यहाँ पर देख लो, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, ठीक है। इसका मान लो कि ऊष्मा अधिक है, इसका ताप मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका ताप आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होता है कि इसमें से ऊष्मा निकल करके जो अधिक ताप वाला वस्तु है, इसमें से ऊष्मा निकल करके कम ताप वाले वस्तु की ओर जाता है। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। मान लो 50 है, 25 है, दोनों का 75, तो इसका भी 37.5, इसका भी 37.5। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो ऊष्मा के प्रवाह रुक जाता है। माने अधिक ताप वाले वस्तु जो होता है, इससे ऊष्मा निकल करके कम ताप वाले वस्तु को जाता है। इसके बारे में जो नियम दिए थे वो कैलोरीमेट्री का नाम सुने होंगे। कैलोरीमेट्री नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अधिक जो इसका ताप होता है, इसमें से ऊष्मा निकल करके कम ताप वाले वस्तु को जाता है, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, कि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किया। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्टिक्स कहते हैं प्रकाश की। प्रकाशिक के अंतर्गत क्या होता है, प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, पढ़े ना सर, आप ये 3 में पढ़े थे, तो लिख लेना कि इसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम सब आपको याद कर लेना है आज। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे ना। प्रकाश का अपवर्तन, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन। फिर आप कर सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। फिर आप लिख सकते हैं वर्ण विक्षेपण,
प्रकाश के प्रकीर्णन माने प्रकाश से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है तथा प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये कभी भूलना मत। प्रकाश की केंद्रिका, प्रकाश का अध्ययन करो, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में अध्ययन करो, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करो, प्रकाश में जो प्रकाश का प्रक्रियन होता है, प्रकाश का प्रवर्तन तो आप पढ़े होंगे ना। प्रवर्तन याद है? प्रवर्तन जब चिकने तल पर प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश टकरा कर क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो उसको प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चलो, अब प्रकाशिकी के बाद हमारे पास आ रहा है दोलन। दोलन होता है या तरंगे। दोलन, देखो दोलन के बारे में आप कहेंगे तो इसके अंतर्गत वस्तु में कैसे विक्षेप होता है, वस्तु कैसे आगे बढ़ती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। माने आप देख सकते हैं दोलन का मतलब होता है गति करना। जैसे अगर आप थोड़ा सा पत्थर ले लें, पानी में उसको डालें, जब पानी में डालते हैं तो पानी गति करने लगता है। छादमी संगीत मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ मोबाइल के पास जा रहा है तो तरंगों के द्वारा जाता है, तरंगों के द्वारा। पढ़े भी होंगे तरंग, चुंबकीय तरंग पढ़े थे आप, ये सब अभी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ले लिख लीजिए कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में कैसे दोलन होता है, कैसे दोलन होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार के उत्पन्न तरंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें तरंग भी आप पढ़े थे। तरंग के बारे में कोई आपसे पूछे तो कह सकते हैं तरंग याद है किसी को? कोई बताएगा तरंग की परिभाषा में? कहेंगे कि तरंग किसी माध्यम उत्पन्न हुआ विक्षोभ होता है जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। तरंग अभी थोड़ा सा एक छोटा डिफिनेशन याद करो। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो अपना रूप बदले एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता। तरंग किसी माध्यम उत्पन्न हुआ विक्षोभ होता है जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से आगे। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। वैद्युतिकी के पास चलते हैं, इसके बारे में हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे इसको देखते हैं। वैद्युतिकी, ठीक है ना। टॉपिक 5 ये वाला हिस्सा ये सब पढ़ लिया हम लोग। वैद्युतिकी, देखो इसके बारे में नाम से ही पता चल रहा है। वैद्युतिकी का मतलब होता है इसके बारे में, वैद्युत के बारे में अध्ययन किया। कैसे आवेश चलते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कैसे धारा प्रवाहित होती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कूलाम के नियमों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। गॉस के नियम तो तुम लिख लो।
इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यंत्रों में उपस्थित विद्युत के बारे में अध्ययन किया जाता है। विद्युत के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। इसमें कूलाम का नियम, गॉस का नियम का भी अध्ययन किया जाता है। ये होता है आपके वैद्युतिकी। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ गए। अब एक चीज़ यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं, भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन। लास्ट टॉपिक 6 नंबर टॉपिक आपका है भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन। देखो, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है ना, जैसे परमाणु हुए, अणु हुए, इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, न्यूट्रॉन हुए, ये सब सूक्ष्म कण होते हैं। तो जब वो बात ही कह दिया कि भौतिकी के सूक्ष्म कण के बारे में, तो बस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म, प्रोटॉन सूक्ष्म, न्यूट्रॉन सूक्ष्म, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो लिख लो, इसके अंतर्गत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, कमा कर दो प्रोटॉन, कमा कर दो न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन किया जाता है। के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? ये सब तो छोटे कण हैं। इलेक्ट्रॉन भी छोटा कण है, प्रोटॉन भी छोटा कण है, न्यूट्रॉन भी छोटा कण है, तो सब ये छोटे कण, इसीलिए इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा और लिखना, इसके अंतर्गत परमाणु के संरचना के भी बारे में अध्ययन किया जाता है। के बारे में अध्ययन किया जाता है। बात समझे? अच्छा, ये कुछ टॉपिक था। आज का अंतिम टॉपिक आपके पास है, जिसे यहाँ पर लिखा था मैंने, कूलाम का नियम। तो चलो टॉपिक नंबर 7 बना लो। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम। आज इसी पर न्यूमेरिकल भी आपको लगाना है। कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। अच्छा, आपको याद है कूलाम क्या है? व्हाट इज कूलाम? आवेश का मात्रक। आप पढ़े हुए थे 10 में कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। देख लो, आवेश का खोज कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए आवेश का मात्रक उसने क्या रखा था, कूलाम। हम आपको समझाते हैं कैसे इसका नियम बनाएंगे। कूलाम के नियम बनाना। देखो, मान लो हमारे पास क्या है ना, 2 आवेश है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2। 2 क्या है हमारे पास, आवेश है। एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। दोनों कुछ दूरी पर रखे गए, कुछ इनकी डिस्टेंस है, और दोनों के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग R मान लिया। दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, R। तो देखो, मान लो इसमें ये माइनस है, ये प्लस है। सपोज अगर एक आवेश माइनस होगा और एक आवेश प्लस होगा, तो दोनों में आकर्षण होगा, क्योंकि माइनस और प्लस होता है तो क्या होता है, आकर्षण। दोनों प्लस होगा तो प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब एक पास लेके जाएंगे तो दूर हटेंगे इस तरीके से। और एक माइनस आवेश, एक प्लस है, दोनों आपस में कहाँ आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। खैर,
अब हम आपको बताते हैं कूलाम का नियम, याद कर लो अभी जस्ट लिखो इस नियम के अनुसार। कि नहीं देखो, 2 पिंड आपके पास एक Q1 है और एक क्या है Q2, तो लिख लेना कि नहीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उनके बीच के दूरी के वर्ग लिख लेना, वर्ग, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद करो, टाल दो कि 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल का मतलब यह उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुनो, ध्यान से सुनो। अब आते हैं सूत्र को स्थापित करना। सूत्र को स्थापित करना, जब आप 12 में जाएंगे ना तो पहला चैप्टर में पहला हेडिंग यही होता है, जैसे कूलाम आप लिख रहे हैं उसी प्रकार से। तो सूत्र को आप कैसे स्थापित करेंगे, चलो करते हैं हम लोग सूत्र को स्थापित। ठीक है, आपने कहा है कि 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल का मतलब यफ, वैद्युत बल का मतलब यफ, उन आवेशों के, मान लो ये प्लस वाला है, ये भी मान लो, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी यहाँ समानुपाती का चिन्ह लगा लो, Q1 Q2 और उनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। यही आपका कूलाम लॉ है। पर समझो, उन आवेशों के गुणनफल के जो वैद्युत बल होता है, पर समझो जो वैद्युत बल होता है उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है समानुपाती का होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मान जितना अधिक रहेगा बल भी उतना ही अधिक रहेगा, माने आवेश जितना अधिक बल भी उतना अधिक, दूरी जितना अधिक बल उतना कम, उतना कम। तो सुनो, एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सब Q1 Q2 बटा में R² वैसे ही रहते हैं। बात समझ रहे हैं? जब आपने कहा किया कि समानुपाती का चिन्ह हटाया तो कहा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R², ये आ गया आपके पास। अच्छा सुन लो ध्यान से, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, का एक नियतांक है, याद करो, सब लोग याद कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10 के ऊपर, 9 × 10 के ऊपर -9 होता है, -9 होता है, समझ रहे हो? 9 × कितना हो गया, 10 के ऊपर -9 होता है। किसका मान, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 के ऊपर -9। अच्छा सुन, समझ गए? अच्छा, नोट पॉइंट में एक चीज़ जरूर लिख लेना, पहला कि वैद्युत बल आवेश के बढ़ाने पर बढ़ता है, याद हो? ऐसे ही देख रहे हैं ना कि जो बल है वह Q के समानुपाती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नोट में सेकेंड लिख लो, नोट में सेकेंड में कहोगे कि बीच की दूरी बढ़ाने पर वैद्युत बल घटता है। देखो बीच के अनुपाती है, देख सकते हो कि बीच के
दूरी बढ़ाने पर वैद्युत बल घटता है। यानी जो एफ होगा बीच का अनुपात बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो वैद्युत बल आपका क्या होगा, घटेगा। ये सूत्र आपका बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब सुनो, पहले लिखना नहीं है, पहले समझना आपको। कहा आप में कि एक उदाहरण देख लेते हैं कूलाम के नियम के। किन्हीं दो पिंडों का आवेश 10 कूलाम और 50 कूलाम है तथा इनके बीच का दूरी 100 नहीं, मान लो 2 मीटर है, तो वैद्युत बल बताइए। तो क्या करना है आपको, वैद्युत बल बताना। चलो ध्यान से समझो कि दो आपके पास 2 आवेश दिया गया है। चलो मान लो 10 कूलाम है, तो 10 कूलाम को क्या कहेंगे, Q1 है ना, इसको Q1 मान लेंगे। 10 कूलाम को 50 कूलाम है तो Q2, और इनके बीच की दूरी दिखा रहा है 2 मीटर, तो R का मान 2 मीटर मान। हल करिए इसको, चलिए हल कर। तो हल में क्या लिख सकते हैं, Q1 का मान है 50 कूलाम का लिखो। Q1 बराबर 10 कूलाम लिख लो पहले, और Q2 का मान 50 कूलाम। ठीक है, बीच की दूरी 2 मीटर, R का मान लिख लो 2 मीटर। वैद्युत बल आपको क्या करना है, तो कैसे निकालोगे, ये आप बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा में 8। ये तो फार्मूला है, इसी फार्मूला पर रखेंगे और आपका आंसर आएगा। तो कहा है ये आप वैसे ही आ जाएगा 9 गुणा 10 के ऊपर -9, पूरा कमाना ही हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको कि जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा 9 गुणा 10 के ऊपर 9। चलो गुण है Q1 का मान 10, गुण है Q2 का मान 50 बटा में R का मान 2, लेकिन 2 का बल करोगे तो यह बराबर हो जाएगा। अच्छा चलो एक काम करो, 9 गुणे 10 के ऊपर -9 गुणे आई 5 गुणे 10 के ऊपर 2, और ये क्या हो जाएगा 4 हुआ। अब भाई गुना कर लो पहले, यह बराबर 9 बचे 45 गुणे 9 में से 2 चला जाएगा 10 के ऊपर -7 नीचे 4। चलो भाग दे दो, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूना 4 × 20 गुणे 10 के ऊपर -7 न्यूटन हमारा कहा आ जाएगा आंसर। कुछ समझ में आया? कुछ है कुछ? चलो एक सवाल है, वहाँ ना खान खोल पाई अच्छा। बढ़ता है, ठीक है ना। यानी क्या लिख सकते हैं कि F समानुपाती की वैद्युत बल बीच की दूरी बढ़ाने पर वैद्युत बल सवाल यहाँ पर लिखते हैं हम आपको।